अस्सलाम वालेकुम। ये एक इमरजेंसी अपील है आप लोगों से। आप लोगों ने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं भेज रहा हूँ कि ग़ज़ा को जो हेल्प मैं भेजा करता था यहाँ से मेरे थ्रू जाया करता था, जो लोग आप ही लोग भेजा करते थे पैसे। तो उसकी एक वजह ये है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आ रहे मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और भेजा भी है। उसके वीडियो भी रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं आप लोगों से क्यों शेयर नहीं कर रहा हूँ? उसकी एक वजह ये है कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि लोग मुझे जो भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे भी हो, मॉरली सपोर्ट या जो भी हो, तो मुझे कॉल करें या जो भी। तो एक वकील साहब का दरभंगा से मुझे कॉल आया, मेरे जानने वाले। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैंने कोई एनजीओ या कोई ट्रस्ट कोई कहीं पे कोई रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, नेशनल एंटी नेशनल ये एक्टिविटीज़ करके। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इसलिए मैं रुक गया। और आप लोगों जिन लोगों ने भी पैसे भेजे हैं, उनके पैसे आप यकीन मानिए आपके पैसे सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पहुँचेंगे भी। और भी तरीके हैं सेफ, जिसके थ्रू मैं वो पैसे भी वहाँ भेजता रहूँगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी आप लोगों से शेयर इसलिए नहीं कर सकता। बाद में आप चाहें तो मुझे पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके मेरा स्टेटमेंट ले सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, अगर लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी मैं वीडियोज़ आप लोगों से स्क्रीन रिकॉर्ड वाला शेयर नहीं करूँगा, इस वजह से। रीज़न ये है इसके पीछे कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और आगे अभी इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली दिल्ली में मैं हूँ, बटला हाउस में बाज़ाब्ता वकील से मिल करके मैंने सारी बातें की हैं, जो आप आगे देख सकते हैं, और क्या बातें हुई हैं वहाँ पे, और जो क्या खर्च होगा वहाँ पे, वो आपको सारा वहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं आप लोगों को देख रहे होंगे कि मैं अपने कमरे में हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ। रीज़न ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे कोई अरेस्ट वरेस्ट कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि ये जो चीज़ जब मुझे पता चली तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पैसे, ऐसा तो नहीं है कि पैसे लोग नहीं भेज रहे हैं, वो तो मैं भेज सकता हूँ वहाँ। लेकिन होगा क्या कि अगर मैं स्टेप लेता हूँ और फ़ौरन ही भेज दूँ आते ही, तो जो काम मैं कर पा रहा हूँ अभी, शायद मैं उस काम करने के लायक नहीं रहूँगा। वो लोग जो है कुछ भी झूठा इल्ज़ाम लगा करके, कुछ भी करके, जो है वैसे भी मुसलमानों के कितने खिलाफ आप भी जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए ये अपील, हेल्प अपील है, याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग जो भी पैसा दे सकें, जो कुछ दे सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में पैसे अच्छे खासे लगने वाले हैं, और उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। और एट द एंड में उन्होंने बताया भी है कितने खर्च होंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, टोटल मुझे अभी एटलीस्ट 25,000 की ज़रूरत है, लेकिन 1 महीने का टाइम उन्होंने मुझे दिया है। और इस 1 महीने के अंदर में अगर आप मुझे थोड़ा-थोड़ा करके भी आप लोग अगर हेल्प करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस लायक हो जाऊँगा, काबिल हो जाऊँगा कि गज़ा, फ़िलिस्तीन, यमन, सबको मदद भेजने के लिए एनजीओ, प्रॉपर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, नेशनल लेवल पे होगा, उसके थ्रू हम इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। हर जगह मदद भेज सकते हैं, और कोई हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है लीगली, ठीक है? क्योंकि हमारे पास सारा प्रूफ होगा, उसका अकाउंट होगा एनजीओ का, सारी चीज़ें होंगी, उसका पैन कार्ड नंबर होगा, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं। तो इस 1 महीने के अंदर में मुझे काफ़ी हेल्प चाहिए होगी आप लोगों की। बार-बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं कर सकूँ। मेरे पास ना वो फंड है, मेरे पास उतना अमाउंट है, ना ही मेरी अपनी वो ताकत है। मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, और उनका चार्जेज़, उनकी फ़ीस वगैरह मुझे देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे। बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा ज़्यादा परेशान मैं रहने लगा, इसकी वजह से मैं अभी बाहर जाने का मेरी मतलब थोड़ी तबीयत वगैरह, दुआ कहने का मतलब ये है, दुआ करिएगा मेरे लिए, मेरी तबीयत ठीक हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है अभी। क्योंकि अगर अगर अभी रुक गया मैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर शायद कभी खड़ा हो पाऊँगा दोबारा, ये कुछ चीज़ें, या कोई ट्रस्ट या कोई एनजीओ को स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जो हालात हैं वहाँ, अभी अगर आपको एहसास नहीं होगा तो कल होकर के क्या होगा। और दूसरी बात कि अभी मैं प्रॉपर्ली किसी ऐसे जॉब में नहीं हूँ जहाँ से मेरे पास इतने पैसे आए कि सारा काम मैं अकेले कर लूँ। नहीं, मेरे पास की बात अभी नहीं है, ताकत नहीं है। बेशक अल्लाह मदद करने वाला है, लेकिन अल्लाह भी ज़रिया लगाता है। और मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़रिया बन सकते हैं। ये वीडियो देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह के वास्ते इग्नोर ना करें, बाकी लोगों से शेयर करें। और जहाँ तक हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे 5,000 दें, 10,000 दें, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी जो ताकत है, जो ताकत आपकी है, आपको लगता है कि आप ना दे सकते थे, देने के काबिल हैं, आप दें। और आपको अगर प्रूफ चाहिए होगा, मैं सारा प्रूफ रिलीज़ कर दूँगा। एक बार बस ये काम हो जाने दीजिए, एनजीओ बस स्टार्ट हो जाने दीजिए, लीगली सब काम प्रोसेस में आ जाएगा। मुझे भी आसानी हो जाएगी इस चीज़ों को आगे करते रहने में, ठीक है? इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए और एक्शन लीजिए इस चीज़ के ऊपर। शुक्र मोहम्मद की अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एनजीओ से रिलेटेड मैं बात करने के लिए आया हूँ। हमारे वकील साहब हैं, बताइए पहले अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साहिब है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक हूँ। और जैसे कि आपसे बात हुई थी मेरी एनजीओ रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग, जी। तो सबसे पहले तो ये बता दिया कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने का आपका मकसद क्या है, आप क्यों कराना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन? एनजीओ रजिस्ट्रेशन का मकसद ये है मेरा, जो भी लोग फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए खासकर, या नेशनल लेवल पे भी जो लोग मजबूर हैं इंडिया में ही, उनको मदद करने के लिए। मुझे मेरे एक करीबी वकील साहब ने बताया था कि अगर आप बिना किसी एनजीओ या ट्रस्ट के अगर आप काम करेंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता हम्म, है। और इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। जी, उन्होंने बिल्कुल सही। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जी। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए जी। एनजीओ। एनजीओ एनजीओ की 3 किस्में होती हैं। जी। सबसे पहले लिखिए ट्रस्ट, फिर लिखिए सोसाइटी, लिखिए सेक्शन 8। सेक्शन पे। ये सेक्शन 8 ऑल इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 की होती है। जी। ठीक है? इन तीनों में से किसी में भी अगर हम रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं तो हमारी एनजीओ जो है वो बन जाएगी। जी।
एनजीओ बनने के बाद में हमें जो है पैन कार्ड अप्लाई कराना होगा। ठीक है, ये पैन कार्ड, ये इसका आपने डेट बताया था कि हाँ, ये 15 दिन में 15 एनजीओ और ट्रस्ट ये एक्ट में ये 95 डेज में 90 और ये ये 30 डेज, 30 डेज में। ठीक ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या पैन बताया? कार्ड अप्लाई होगा, एनजीओ का पैन कार्ड अप्लाई एनजीओ का होगा। जो है पैन कार्ड सबसे पहले apply होगा। जो भी नाम हो एनजीओ का सबसे पहले पैन पैन कार्ड। कार्ड, जी, उसके बाद वालेकुम सलाम, आइए मासा बैठिए। जी, इसके बाद इसके बाद जो है लैपटॉप उधर है मासा भाई के पास, अमन लैपटॉप दे देना भाई। इसके बाद जो है आपका 12 में अप्लाई होगा, पैन कार्ड आने के बाद। पैन कार्ड आने के बाद 12 पे हाँ, फिर 80G, 80G इसके बाद, 80G, हाँ, ठीक है, फिर CSR, CSR, फिर इसके बाद देखिए नीचे एक नीति आयोग, नीति आयोग के लिए अप्लाई करना हाँ, पड़ेगा। नीति आयोग, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद में ई अनुदान, ई अनुदान, ये अनुदान, 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 हाँ, फिर MSME उद्यम, SME MSME उद्यम, उद्यम, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जो है आपका एक FCR अकाउंट खुलेगा पार्लियामेंट स्ट्रीट में, FCR सेल में, FCR में एक एक अकाउंट खुला। अकाउंट खुलेगा SBI में, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट। हाँ हाँ हाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट में FCR सेल में, पूरा लिखिए, ठीक है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में FCR सेल में, ठीक है जी। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारी एनजीओ एक रजिस्ट्रेशन हो गई। अब आपने कहा कि मुझे जो है छोटा मोटा एक काम करना है कि जिससे मैं जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में थोड़ा काम करूँ। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे एक मस्जिद जो है मैं चाहता हूँ मस्जिद की तामीर कराऊँ, उसको चलाऊँ, तो मस्जिद के लिए आपकी रिलीजियस ट्रस्ट बनेगी। अब आपने कहा कि मुझे जी एक स्कूल बनाना है, तो स्कूल के लिए एजुकेशनल ट्रस्ट बनेगी। आपने मुझे हॉस्पिटल चलाना है, तो हेल्थ सेक्टर की ट्रस्ट बनेगी। ये सब आपके काम के हिसाब जैसा आप बताएंगे उसके हिसाब से ट्रस्ट बन जाएगी। अगर छोटा मोटा आप काम करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो ये ऑल इंडिया लेवल की भी होती है। उसके अलावा सोसाइटीज एक्ट, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा संगठन में बनाऊं कि मैं रहूं चाहे ना रहूं वो चलता रहे, तो उसके लिए आपको सोसाइटीज एक्ट के साथ जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, जैसे आपने आज बनाया, अब इसमें क्या है, हर कुछ टाइम पे इलेक्शन होता है। जैसे आपने बनाया, आपके बाद मैं आके बैठ जाऊंगा, मौसा आगे बैठ जाऊंगा, जो भी बहुमत होगी वो आके बैठ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद होती है, एक आती है सेक्शन 8 कंपनी एक्ट। ये वाला क्या है, ये 5G है। ट्रस्ट सोसाइटी ओल्ड फैशन हो गया, 3G 2G, ये 5G है। तो इसके बारे में आप बता रहे थे कि अगर मैं इसे शुरू कर दूं ये वाला जो एडवांस हाँ हाँ हाँ, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी आप काम कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। मगर उसकी कुछ चीजें, कुछ सीमाएं हैं, मान लिया मर्यादा, लेकिन हाँ, काम कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपनी एक एनजीओ बनाओ, जिस एनजीओ को आप रजिस्टर कराओ उसका नाम जो है नेशनल एनजीओ आप एक बनाइए, जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम करेंगे। ठीक है जी, उस एनजीओ को बनाने के बाद, सब एनजीओ बनते ही इस एनजीओ को बनने के लिए सिर्फ 2 मेंबर चाहिए। 2 मेंबर के साथ ऑल इंडिया लेवल की हो जाती है। 2 मेंबर्स के हमें पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टेक्ट, पूरी केवाईसी, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है नीट एंड क्लियर होना चाहिए वो। उसके बाद जो आप नाम देंगे उस नाम को हम एमसीए पे चेक करेंगे, अगर उसमें नेम अप्रूवल मिल जाता है तभी वो नाम आपको मिलेगा। 3 नाम दे देंगे कुल मिला के, 3 में से कोई एक नाम मिलेगा आपको। उसके बाद जो है आपकी एनजीओ को पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। उस पैन कार्ड को अप्लाई होने के बाद उसी पैन कार्ड के बिहाफ पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बैंक अकाउंट जो है आप सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकते हैं। हमारी ये राय रहेगी आप जो है किसी भी सरकारी बैंक में खुलवाइए, प्राइवेट में मत खुलवाइए। तो सरकारी बैंक में होने से कुछ चीजें होती हैं जो आपको सहूलियतें मिल जाती है। इसके बाद जो है बैंक अकाउंट आपका खुल गया। बैंक अकाउंट खुलने के बाद एक 12 का सर्टिफिकेट होता है। 12 से क्या होगा, आपका इदारा जो है बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगा। आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप उस पूरे के पूरे पैसे को समाज के लिए, देश के लिए, जो भी लोग सोशल वर्क के लिए, हाँ हाँ, पूरे आप यूज कर सकते हैं। पूरे के पूरे पैसे को आप सोशल वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। फिर एक होता है एटीजी। एटीजी से क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आपके एनजीओ को डोनेट करेगा, डोनेशन देगा, तो उसको उसके टैक्स में 50% की रिबेट मिलेगी। मतलब जो डोनेशन देगा उसको बेनिफिट होगा। मतलब ये समझिए आज की डेट में कोई व्यक्ति बिना बेनिफिट के क्यों कोई काम करेगा, तो ये समझिए देने वाले को बेनिफिट होगा, लेने वाले को तो होगा ही, उल्टा देने वाले को बेनिफिट होगा एटीजी आने के बाद। एटीजी हो गया। इसके बाद सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% सोशल मदद को देना अनिवार्य होता है। ये जो सीएसआर सर्टिफिकेट, इससे आप जो है, इससे क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का फंड ले सकते हैं। कंपनी से फंड लिया जाता है, आपने सुना होगा, तो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए फंड ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आता है कि नीति आयोग। नीति आयोग से क्या होता है कि आपकी एनजीओ गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं वो सभी लेने के लिए एलिजिबल हो जाती है। जैसे पीएमकेवाई, क्लब स्किल इंडिया, इन सबके सेंटर्स होते हैं, ये आप ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से आप ले सकते हैं। तो ये सभी जगह है जहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा ई अनुदान एक होता है, एक ई अनुदान होता है। चलिए, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सब खैरियत? आइए बैठिए। तो एक जो है ना ई अनुदान होता है। ई अनुदान से क्या होता है कि आपकी एनजीओ को अनुदान लेने में जो है तो बेनिफिट वगैरह मिल जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन पैसे नहीं, ये अनुदान के लिए होता है, गवर्नमेंट फंडिंग होती है। अच्छा, गवर्नमेंट की हाँ हाँ हाँ। फिर होता है एमएसएमई उद्यम। इससे क्या होता है कि आप जो है ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, तिजारत को बढ़ावा देने के लिए कुछ चीजें गवर्नमेंट की उनमें जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये साहब भाई पीछे ये होगा। इसके बाद जो ना आपका एफसीआर अकाउंट खुलेगा। ये इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कभी कहीं भी फॉरेन करेंसी कुछ काम करना है तो आपके पास एफसीआर अकाउंट होना चाहिए, इसी में पैसा आएगा। वो जो पैसा इस वाले अकाउंट में नहीं आएगा, ये इंडिया के लिए हो गया, ये हो गया विदेशों में जो फंड इंडिया के अंदर आएगा वो पैसा आएगा इस अकाउंट में। ठीक है जी, तो ये वाला अकाउंट आपका खुलेगा। इसके खुलने के बाद आपका एफसीआर अप्लाई होगा। जो है इंटरनेशनल, हाँ 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 हाँ। अब जैसे मान लीजिए एफसीआर आपने ले लिया, तो एफसीआर लेने के बाद में इसमें क्या करना है, एक प्रायर परमिशन होता है और एक होता है पूरा फंड। तो जो प्रायर परमिशन होता है वो 3 साल से पहले ही मिल जाता है।
उसकी 5 रुपये गवर्नमेंट की फीस होती है, दूसरे वाले की जो है 10,000 रुपये होती है। तो ये वाला अगर आप लेते हैं, मगर इसमें क्या है, जैसे आपको कोई व्यक्ति कहीं से बाहर दे रहा है, यूएस से दे रहा है, तो उसकी आपको डिटेल देनी होगी, ये बंदा मुझे इतने पे दे रहा है। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आप जो है फंडिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। अब इतना हो गया आपका, आपके पास इतनी मोटी फाइल बन जाएगी, पेपर सारे मतलब पेपर होगी, कागजात। इसके बाद आपकी जो है विजिटिंग कार्ड, डोनेशन रिसिप्ट, बोर्ड बैनर, जो भी ऑफिस होगा वहां सब रहेगा, और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनेगा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए और किस लिए चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहते हैं, उसको जो है आप ट्राई करेंगे। अच्छा ठीक है जी। रिलीज करना हाँ जी, ठीक है जी। जी। अब आप इसमें चाहे काम कहीं के लिए भी कर सकते हो, चाहे इंडिया के लिए करो, चाहे पाकिस्तान के लिए करो, चाहे फलस्तीन के लिए करो, जहाँ के लिए दिल करो वहाँ के लिए करो। ठीक है जी, कोई आपको रोक टोक कुछ नहीं है। सबसे मेन चीज है आपके पास रेशन नंबर आ जाएगा, जी। ठीक है जी। जो अभी के लिए जो सबसे मेन चीज है वो एनजीओ रेशन, एनजीओ का रेशन, जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है उसमें जो ये जितनी भी चीजें हैं उसमें टोटल खर्च क्या आएगा? इसके अंदर आपका मात्र जो है 25,000 रुपये खर्च आएगा। 25,000 वो भी पैसे जो है आपको काम होने के बाद देने, वो पैसे भी पहले आपको नहीं देने, जब आपको सारा कंप्लीट हो जाए काम तब देने, पहले 1 रुपये नहीं देने आपको, पहले कुछ भी नहीं देंगे। जब सारा काम हो जाए तब देने। और मेरे पास अभी 1 महीने का टाइम है, क्योंकि आपने कहा कि 1 महीने में ये सारा काम हो जाएगा, तो मैं आपको 1 महीने बाद ही पैसे दूंगा। मतलब मेरे पास अभी टाइम है कि हाँ, कभी करना भी आ हाँ, सकता है। हाँ। आप मुझे खाली अपने अकाउंट का एक चेक देंगे, उसी चेक के ब्याह पे मैं आपको बिल बनवा के दूंगा कंपनी का, बॉल एंड एडवाइस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का आपको बिल मिलेगा। उस बिल की पेमेंट जो है जब भी आपका सारा काम हो जाएगा तो ये आपको दिया जाएगा। मसला अब अगर आपने कहा कि जैसे मान लीजिए आपके पास है पैसे, नहीं पता नहीं, मगर जो टीम के मेंबर्स हैं आप लोगे, बताओगे, उनके सामने रखोगे कि मैं ये काम करा रहा हूँ, तो 1 महीने में जो जहाँ मैं ये काम कंप्लीट करा दूंगा, वहाँ जो है आप पैसे लेके अपने अकाउंट में डाल दो, जो आपने चेक दोगे उसी में आप जो है पैसे डलवा दो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो है चेक अभी मत लगाना, पैसा नहीं अकाउंट में, 1 महीने बाद लगा दोगे, 2 दिन बाद लगा दोगे, मैं कैश देता हूँ, तो वो जो भी सूरत हाल होगी सर देखी जाएगी। ठीक है जी, कोई डाउट है, कुछ परेशानी है तो बताइए। नहीं, सारा क्लियर है, मुझे सारा क्लियर है। बस वो जो लोग देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ उनको समझ में आ गई उनकी बात, क्योंकि अभी हुआ क्या है ना कि पैसा तो मेरे पास जो लोग भेज रहे हैं नहीं, किसी को भी कोई डाउट होगा तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, मेरा नंबर है 9711 8094, ये मेरा नंबर है। ठीक है जी, मोहम्मद साहिब एनजीओ एडवानी। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, दुआ कीजिए कि आप लोग भी दुआ कीजिए। हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बात करके जो ठंडी है, जैसे मैं बाधा और फिटनेस से रिलेटेड ही हाँ मेरा चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने देखिए, बहुत सारे तरफ पहुंचा भी, लेकिन मसला ये आ गया कि ये अगर गवर्नमेंट के नजर में आ जाए तो ये इलीगल कर देगा उसको, सीधा एंटी नेशनल जानते ही है, किसी को इंटरनेशनल कर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों से भी दरख्वास्त से दुआ कीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं, बहुत बात नहीं कर किया। रहे हैं, दुआ कीजिएगा। अच्छा, मैं रेफरेंस नहीं देता आपको। आपका रेसिडेंट जो है वो क्या नाम है, वो होम किचन है, होम किचन फॉर यूथ शाहीन बाग में। अच्छा, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, क्योंकि असल में उन लोगों ने मुझे वहाँ बुलाया था, कल शाहीन बाग में एक सेमिनार हुआ था, बताऊँ मैं, तो वहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड, हमारे फॉर्म से रिलेटेड ही वहाँ पे बात चल रही थी कि हमारे लोग जो है सियासत में नहीं है बिल्कुल भी, और क्यों नहीं है और क्या करना है, उससे रिलेटेड बात हुई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया भी था। मेरे वीडियोज वगैरह वो देखते रहते थे सर, तो मेरे वो ये मैं वहाँ पढ़ाता था, अभी भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह, बिल्कुल जो है आपका बात। अच्छा, बहुत जल्द इंशाल्लाह जो इस्लामिक स्टडी जो है शाहीन अकेडमी, ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं आपसे फिर से बहुत जल्दी मिलता हूँ। ये पेपर मैं थोड़ा सा होता पहली बार आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं पेपर रख सकता हूँ। हाँ, ये आप ही लीजिए, तो अमाउंट भी लीजिए। ठीक है सर, इसके बाद देखिए कुछ सर, पेमेंट आपका पहले आपको चेक देना, जी जी, कोई डेबिट चेक होता मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल जो इसका जो क्या चले खर्च को क्या बोलते हैं, इसमें टोटल पेमेंट जो होगा वो 25,000। इसके अंदर जो एफसीआरए का पैसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो इसका लिखा है एफसीआरए का कितना लग जाएगा? 5,000। मान लीजिए कि मैं 5,000 अभी मान के चलता हूँ, तो ओवरऑल मैं जो अभी टारगेट लेके चलूँ 30,000, उसको मान लीजिए, अच्छा उसको मैं हटा दूँ, अभी मैं 25,000 का टारगेट लेके चलूँगी, 25,000 पेमेंट की जरूरत है इस चीज़ को करने के लिए, है ना? चलिए ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबसे पहली बात तो ये कि एडवाइजमेंट, आपका जो एडवाइजरी है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करो, साथ साथ आपने रिकॉर्ड करने दिया समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मिलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। में इमाम साहब है हमारे, अच्छा अच्छा, मुझे सुन